पावर ट्रांसफार्मर्स की एंड साथ में जो है ना इसकी ऑटो ट्रांसफार्मर्स की एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर्स की। अब ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो है ना उसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ। कि कोर होता है और डिफरेंट टू वाइंडिंग्स होती हैं। तो इसमें डिफरेंट लॉसेस होते हैं। कोर के जो लॉसेस होते हैं उनको कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के ऑल्टरनेटिंग नेचर के होने की वजह से या रिवर्सल की वजह से उसके अंदर दो लॉसेस बनते हैं। एक हाइस्टेसिस लॉस बनता है, एक एडी करंट लॉस बनता है। व्हाट इज हाइस्टेसिस लॉस? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के अंदर ऑल्टरनेटिंग नेचर होता है तो उसके अंदर जो उसके डायपोल्स होते हैं मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, तो वो डायपोल्स जब अलाइन हो जाते हैं लेट सपोज पॉजिटिव साइकिल में, और जब नेगेटिव साइकिल होता है तो वो फिर रिवर्स पोजीशन में आने के या डी अलाइन होने में एक अपने अंदर रेजिडियल स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से हमें मोर एनर्जी देनी पड़ती है उनको प्रॉपरली डी अलाइन होने के लिए। तो उसमें हमें हमारा जो एनर्जी का लॉस होता है वो हाइस्टेसिस लॉस कहते हैं। यानी कि जितना हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, उतना उसमें से फ्लक्स की डेंसिटी नहीं गुजर रही होती ड्यू टू रेजिडियल फ्लक्स। और इसमें जो एनर्जी लॉस होती है, जो हीटिंग इफेक्ट बनता है, वो हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। ये एक लॉस हो गया कोर लॉस का। और दूसरा पार्ट है इसका एडी करंट लॉस। अब जो आयरन पार्ट मटेरियल है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिसमें से फ्लक्स गुजरता है, वो खुद भी एक मेटल टाइप की मटेरियल्स हैं, और उसमें से अगर ऑल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स उसको कट करेगा और वो कनेक्टेड है, यानी कि सर्किट कंप्लीट है, तो उसके अंदर भी एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग पर जब करंट गुजरा उसने फ्लक्स बनाया, वो फ्लक्स अब कोर में से गुजरने लगा। कोर खुद एक मेटल टाइप का कंडक्टर है, जब उसमें से ऑल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स पास आउट हो रहा है तो फिर अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर और फ्लक्स से ईएमएफ जनरेट होता है। तो जब रिलेटिव मोशन हो जाती है इस कोर के अंदर फ्लक्स की, तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ से फ्लो करने वाला एक एडी करंट प्रोड्यूस होता है जो सर्कुलर शेप में उसकी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है। तो इस लॉस की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसको हम एडी करंट लॉस कहते हैं। एडी करंट लॉस जो है ना, ये और हाइस्टेसिस लॉस दोनों वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बेस्ड लॉसेस होते हैं। और ये नो लोड और मैक्सिमम लोड पर या फिर 50% ऑफ द लोड कंडीशन पर ये कांस्टेंट लॉस रहते हैं, यानी कांस्टेंट ही रहते हैं कोर के अंदर, क्योंकि वहां से फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स वो अपनी हायर कैपेसिटी का फ्लो कर रहा होता है। ठीक है। तो ये वोल्टेज, अब कोर लॉस को खत्म कैसे कर सकते हैं, या रिड्यूस, खत्म तो नहीं कर सकते, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? आप जो है ना कोर का जो मटेरियल है वो जितना हो सके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करें, यानी जिसमें से फ्लक्स जितना हो सके आसानी से फ्लो करे, अलाइन डी अलाइन उनके डायपोल्स इजीली हो सके ताकि हीटिंग इफेक्ट कम हो। और एडी करंट लॉस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? मैंने हिस्टैरिसीस लॉस को बता दिया कि आप अच्छा मटेरियल जो परमीएबिलिटी रखता हो, कि फ्लक्स को परमीएबल करा सके, अपने अंदर में से गुजार सके, उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम अच्छा मटेरियल यूज करते हैं जिसमें से फ्लक्स अच्छा गुजर सके, सही गुजर सके। तो वो जैसे आयरन हो गया, सिलिकॉन स्टील हो गया, ये एग्जांपल्स हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, अच्छे मटेरियल्स की। ठीक है। और मैं अगर एडी करंट लॉस की बात करूं तो एडी करंट लॉस सर्कुलेटिंग लॉस होता है बॉडी में, तो हम जितना हो सके उसकी लेमिनेशंस करते हैं ताकि एरिया कम हो। एरिया कम होगा तो करंट की जो है ना करंट फ्लो होने वाला भी वो कम मिकदार में हो जाएगा, यानी लो करंट अब सर्कुलर फ्लो करना शुरू कर देगा। और हर करंट सिर्फ अपने ही लेमिनेशन के अंदर ही फ्लो करेगा। यानी जो लेमिनेटेड एरिया है ना, हर प्लेट्स के दरमियान हम इंसुलेशन देते हैं माइका की, तो वो उस प्लेट में ही गुजरेगा, ना कि पूरे कोर में से करंट गुजरेगा। थोड़ा थोड़ा सा करंट होगा जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा। एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेशन एंड हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो है ना आप अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं जिसकी परमीएबिलिटी एज कम्पेयर टू एयर बहुत अच्छी होती है। दूसरे नंबर पर लॉस होता है वेरिएबल लॉस ट्रांसफार्मर का। वेरिएबल लॉस जो लोड डिपेंडेंट लॉस होता है, यानी कि जितना लोड बढ़ेगा वाइंडिंग में से गुजरने वाला करंट भी उतना ही बढ़ेगा। यानी कि कॉपर लॉस या आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो लोड जितना कम होगा उतना ही करंट कम हो जाएगा, उतने ही आई स्क्वायर आर लॉसेस या कॉपर लॉसेस कम हो जाएंगे। तो इन दोनों
इस कंडीशन को हम वेरिएबल लॉस बोलते हैं, या इस लॉस को जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट बनता है, कॉपर की वायर गर्म होती है, फर्दर उसकी बॉडी गर्म होती है, ओवरऑल ट्रांसफार्मर की जो है ना ओवरऑल बॉडी या पूरा पार्ट, ओवरऑल ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। तो इसकी इसकी इसको हम जितना रिड्यूस कर सकें बाय यूजिंग द बेस्ट कॉपर, और फिर हायर उसका एरिया हो, नंबर ऑफ टन्स जो है ना पतले ना हो, मोटे हो, ताकि करंट इजीली फ्लो कर सके। या फिर इसकी जगह, कॉपर की जगह आप सिल्वर का यूज कर सकते हैं। पता है चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है, उससे दूसरे नंबर पर आप गोल्ड यूज कर सकते हैं। गोल्ड भी अच्छा कंडक्टर है, लेकिन चांदी से जरा कम है, क्योंकि चांदी की या सिल्वर की जो है ना वो अच्छी है कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू गोल्ड या कॉपर। एल्यूमिनियम के तो वैसे ही लॉसेस ज्यादा होते हैं, उसको तो हम यूज नहीं करते। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है हमें ट्रांसफार्मर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में? वो जब कांस्टेंट लॉसेस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब इंटरनल लॉस इक्वल्स टू एक्सटर्नल लॉस या फिर लोड लॉसेस के बराबर हो जाते हैं, इंटरनल लॉस या फिर सोर्स के जो लॉसेस होते हैं या सोर्स में जो ड्रॉप होता है वो इक्वल हो जाए लोड के ड्रॉप के साथ या लॉसेस के साथ या रेजिस्टेंस के साथ, वैसे ही मशीन के अंदर हम कहते हैं constant losses equals to variable losses, then the machine will give the highest efficiency या maximum efficiency। ठीक है। और इनकी रेटिंग केवीए में होती है। केवीए में रेटिंग होने की रीजन ये है कि इनके लॉसेस वोल्टेज डिपेंडेंट एंड करंट डिपेंडेंट है। कांस्टेंट लॉस वोल्टेज डिपेंडेंट है एंड वेरिएबल लॉस करंट डिपेंडेंट है, तो इसीलिए भी केवीए में होती है। और इसके अलावा ये पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेट करने के लिए यूज होते हैं, ये पावर को कंज्यूम करने के लिए यूज नहीं होते, इसलिए भी इसकी किलोवाट में नहीं होती, केवीए में होती है। के फॉर किलो, वी फॉर वोल्टेज एंड ए फॉर एम्पेयर। अब मैं रिले की तरफ मूव करना चाहूंगा। द रिले यूज इन ऑल्टरनेटर आर या इज मर्ज प्राइस। अब मर्ज प्राइस रिले क्या होता है? एक डिफरेंशियल रिले है जो करंट के डिफरेंसेस को देखता है। ऑल्टरनेटर की दो डिफरेंट जो है ना वो होती हैं, इनपुट्स एंड आउटपुट्स होते हैं। जब हम आउटपुट्स को कंपेयर करते हैं उसके इनपुट के साथ, तो अगर करंट के अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है तो वो मर्ज प्राइस रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए एक सिग्नल भेजता है। ये इन दोनों करंट्स के डिफरेंसेस पर चलता है। इसमें भी हम पायलट वायर यूज करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। वो छोटी सी होती है ये वाली, क्योंकि ये ऑल्टरनेटर के एरिया को सिर्फ कवर कर रही होती है। इनपुट के करंट को आउटपुट के करंट के साथ कंपेयर करती है। जहां पर करंट डिफरेंस जीरो हो वहां पर ट्रिप सर्किट नहीं स्टार्ट होता, और जहां पर करंट का थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाएगा ना, तो पता चलेगा कि यार इसके इनपुट और आउटपुट में जो है ना करंट डिफरेंसेस हैं, तो अब ऑल्टरनेटर डैमेज हो सकता है। तो मर्ज प्राइस रिले वहां पर वर्क करना स्टार्ट करता है। ठीक है। और इसी तरह से रिलेज की प्रोडक्शन टाइप जो है ना डिफरेंशियल रिलेज फॉलो करता है केसीएल लॉ को, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि वो दो नोड्स, इस नोड के दरमियान, एक नोड के दरमियान करंट के आने और जाने की कैपेसिटी को देख रहा है कि भाई टोटल करंट इक्वल तो है ना आने और जाने वाला। अगर इक्वल नहीं है तो वो फिर ट्रिप कर जाएगा। इंसुलेटर्स फॉर हाई वोल्टेजेस आर टेस्टेड फॉर, बात हो गई थी इस पर, विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट लो रेजिस्टेंस, केल्विन ब्रिज, इस पर भी बात हो गई थी। अपेरेंट पावर इज, हाँ इस पर भी हो गई थी। ओवर वोल्टेजेस अकर्स ड्यू टू द, अच्छा ओवर वोल्टेजेस एक्सटर्नल जो फॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइटनिंग हो गई, या फिर डायरेक्ट लाइटनिंग के स्ट्रोक्स हो गए, बिजली जो गिरती है उसकी वजह से भी ओवर वोल्टेज हो जाता है। या फिर लाइटनिंग कहीं दूर गिरी है, उसका एक इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है कि उसके इफेक्ट्स की वजह से जो है ना यहाँ पर भी वोल्टेज बढ़ जाता है। या ट्रेवलिंग वेव्स की वजह से, या फिर इंटरनल फॉल्ट्स की वजह से, या इंटरनल स्विचिंग की वजह से। ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वोल्टेज बढ़ जाता है किसी भी लाइन में, किसी भी सिस्टम में। और इनको ग्राउंड कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए बहुत हायर वोल्टेज आता है जो आपकी पूरे सर्किट को जो है ना ब्रेक कर सकता है और साथ में अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है। इसीलिए इसकी अगेंस्ट सेफ्टी भी हमें यूज करनी पड़ती है। इसके लिए हम यूज करते हैं अर्थिंग या फिर स्काई वायर,
अर्थिंग एरेस्टर्स भी यूज करते हैं ट्रेवलिंग वेव्स के लिए, और स्काई वायर यूज करते हैं डायरेक्ट लाइटनिंग या इनडायरेक्ट लाइटनिंग के स्ट्रोक्स को ग्राउंड करने के लिए। एंड एरेस्टर इसलिए उसको बोलते हैं कि वो डिफरेंट वेव्स को या वोल्टेज की ट्रांजिएंट कंडीशंस को अरेस्ट करता है, और वो अरेस्ट करके ग्राउंड करता है उसको। ठीक है। इंटरनल स्विचिंग क्या होती है? आप कोई स्विच लगा रहे हैं, या आप जो है ना स्विच लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो उसके लगाने और निकालने के इफेक्ट की वजह से एक स्पार्क जनरेट जो होता है ना, स्विचिंग। आप कोई भी चार्जर लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, टीवी का स्विच लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसकी वजह से जो एक छोटा सा स्पार्क बनता है, ये स्पार्क जाकर एक हायर वोल्टेज की जो है ना वो वजह बन सकता है। मैं जस्ट सिर्फ स्विचिंग की, इस घरों की स्विचिंग की बात तो नहीं कर रहा, सर्किट ब्रेकर की भी स्विचिंग है। इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो सब स्टेशन में यूज हो रहे हैं, उनकी भी स्विचिंग्स हैं। आप सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं, वहां पर भी स्विचिंग्स हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और ये इंटरनल फॉल्ट्स में आ जाते हैं, इंटरनल स्विचिंग में आ जाते हैं। एक्सटर्नल जो लाइटनिंग की वजह से होते हैं, वेदर की वजह से होते हैं, या फिर इनडायरेक्ट लाइटनिंग की वजह से होते हैं, ओवर वोल्टेजेस, इन सब चीजों की वजह से होते हैं। When positive charge is moved inside a circle, its work done would रशीद be। भाई, रशीद भाई, ये 149 वाला जी जो है वही पिथागोरस थ्योरम से आप रिजॉल्व सॉल्व कर रहे हैं ना? इससे कोई जी और जी। फॉर्मूला तो नहीं है? वही नहीं उससे नहीं, सॉल्व कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम ही लग। बिल्कुल, पावर फैक्टर का फॉर्मूला लगाना है। अपरेंट पावर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, अपरेंट पावर इक्वल्स टू वही ना, जो है ना। एक्टिव जी का जी। स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का दोबारा अंडर रूट बिल कर ना। तो इसके बिल्कुल अलावा वही कोई और बिल्कुल। नहीं, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है कि वहां से हम रिएक्टिव पावर को निकाल दें दोनों की मौजूदगी में? दोनों की मौजूदगी में आप साइन थीटा एंगल यूज कर सकते हैं ना। आप हाँ हाँ। जो है ना कॉस थीटा एंड साइन थीटा को यूज करके कर सकते हैं। एक्टिव पावर के सेम लिए हम कॉस सेम थीटा। आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, सॉरी। आंसर सेम सेम आंसर आएगा आएगा। उसी। ओके, सेम ठीक है, आंसर गॉट इट। आएगा अगर आपको ओके एंगल एंगल आपको दिया जाए, तब सेम आंसर आएगा। ठीक है। ओके। ओके। एंड लेट्स सपोज कोई एक सर्किल है। सर्किल के एक पॉइंट से एक चार्ज स्टार्ट हो रहा है और वापस घूम फिर के उसी पॉइंट पर आके एंड हो रहा है, तो उसकी ओवरऑल वर्क डन जीरो हो जाएगी, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर एंड हुआ। वर्क डन तो यही होता है ना कि आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिले, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वापस उसी पोजीशन पे ले आ रही है, तो वर्क डन इसका जीरो हो गया। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स माइनॉरिटी कैरियर्स आर। अब सेमीकंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है। एन टाइप, पी टाइप, एंड व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप हमें पता है कि जो फोर्थ ग्रुप को जब हम इसके साथ पेंटावेलेंट ग्रुप के साथ मिलाते हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है इनके कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड जो है ना बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, यानी कि इनके अंदर पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं, या एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। कंप्लीटली ये दे नहीं देते, ना ही कंप्लीटली ले लेते हैं, शेयरिंग चल रही होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स में। तो एन टाइप के चार इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में, और जो पेंटावेलेंट है जिसके पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में, जब ये आपस में मिलते हैं तो चार और चार मिलके आठ तो बना लेते हैं, लेकिन जो आखिरी एक रह जाता है ना, पांचवा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो इसकी वजह से पूरा का पूरा मटेरियल एन टाइप बन जाता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन इसके अंदर ये मेजॉरिटी कैरियर में एन इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स में पॉजिटिव होल्स बन जाते हैं। ठीक है। एन टाइप के बारे में तो क्लैरिटी होगी होगी। अगर इसी सेमीकंडक्टर ग्रुप को, फोर ग्रुप को आप अगर ट्राइवेलेंट ग्रुप के साथ मर्ज करते हैं, तो आपको तीन इलेक्ट्रॉन्स में, तो तीन के साथ तो जो है ना आपको रिएक्शन करते हुए मिलते हैं, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन अपना पेयर नहीं बना सकता, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन के अंदर एक होल रह जाता है कि वो अपने पेयर बनाने के लिए अब रेडी है। कोई होल या कोई पॉजिटिव चार्ज उसके साथ अगर मिलके कोई पेयर बनाने को रेडी हो, तो वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So in an n-type semiconductor, minority carriers are holes, and in an p-type semiconductors, minority carriers are electrons. In an n-type semiconductors, majority carriers are electrons. p-type, in a p-type semiconductors, majority carriers are holes. Power factor of magnetizing component of transformer at no load is zero.
इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली पूछ सकते हैं आप। अच्छा, इसमें और चीज़ भी मैं ऐड कर दूं सेमीकंडक्टर्स में कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर इनकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी रेसिप्रोकल होते हैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंसेस। जबकि कंडक्टर्स जो होते हैं ना, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगी। कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कुछ शेयर करना हो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप शेयर कर सकते हो। सर ये डोपिंग के बाद हम जब डोपिंग कर लेते हैं तो हम्म। इसके बाद इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाती है ना? नहीं, नेगेटिव रहती है, क्योंकि वो वैसे ही सेमीकंडक्टर के मटेरियल एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव करता है तब भी। मैंने एक जगह पढ़ा था, उधर उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव हो जाती है डोपिंग के नहीं बाद। नहीं, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को फॉलो करते हैं, और जो कंडक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को फॉलो करते हैं। सर सर सही वो कह रहा बुक है, में ये बात सर सही कह रहा है। डोपिंग जो है ना, आप इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं। करंट फ्लो करने के लिए आप जो है ना मटेरियल की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं ताकि करंट फ्लो हो जाए कंडक्टर की तरफ ले हम्म। जाने के लिए। सही कह रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव कोफिशिएंट की तरफ चला जाता है। एक्चुअली वो तब अचीव होगा ना जब प्योरली कंडक्टर बन जाए, लेकिन यहाँ पर प्योरली कंडक्टर तो नहीं बनता। आप एक डायोड पे ले लें, वो आपके पास पीएन जंक्शन से बना होता है, आप उसमें से जो है ना सर पॉजिटिव साइकिल दे रहे हो तो वो कंडक्ट कर सर रहा होता ये है हाफ साइकिल पे। सर ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होते हैं। हाँ, एक प्योर होता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, जिसमें आप इम्प्योरिटी या डोपिंग करते हैं, यानी कि एक सर ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ मिलाने को हम डोपिंग कहते हैं, और इसको हम एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया कि भाई प्योरली कंडक्टर नहीं बन जाता, उसमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, तभी वो एज अ एनटीसी वर्क कर रहा होता है। आप कभी भी इसको कंडक्टर नहीं बना सकते, प्योर कंडक्टर नहीं बना सकते। आप इसको कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी पीटीसी पे वर्क नहीं करेगा। असल के सर, फिर सुपर कंडक्टर के बारे में आप क्या कहते हैं? वो कौन सा है? वो पॉजिटिव कोफिशिएंट है या वो नेगेटिव में है? सुपर पॉजिटिव कंडक्टर की अगर पॉजिटिव बात करें। पॉजिटिव कोफिशिएंट है। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, इट इज द सुपर कंडक्टर। जब आप इसका टेम्परेचर कम करते जाते हैं और आप एक लेवल पे पहुंचते हैं जो 0 केल्विन कहलाता है, वहां जाकर इनकी जितने भी जो है ना वो रेजिस्टेंसेस होते हैं 0 हो जाते हैं, और वहां पर कंडक्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करता है 100% एफिशिएंसी पे। ओके ओके। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, और इट इज द सुपर कंडक्टर ऑफ द वर्ल्ड। सही है, ये सबसे अच्छा कंडक्टर है सब मटेरियल्स में से। जब टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो फिर हम एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? उसके तो पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, कि उसकी कॉस्ट कम है, ठीक है, और उसका हम चलो। एरिया जी जी। ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि लाइटर इन वेट होता है। उसमें लाइटर इन वेट की वजह से सैग भी कम होता है, और ये इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे रीजन है, मल्टीपल्स। सिल्वर लेकिन तो यूज नहीं कर सकते आप। मोस्टली ट्रांसमिशन लाइन में तो हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं ना, न कि कोई और। मैं रीजन तो बता रहा हूँ ना, कॉपर और वही ना, सिल्वर इसलिए वही। यूज नहीं करते। जी हाँ जी। हाँ, उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सिल्वर एंड कॉपर। जी जी। गॉट इट रशीद भाई। ओके, जब हम एक डायोड, जब हम पी और एन जंक्शन को मिलाते हैं तो इनके दरमियान एक जंक्शन बनता है। इस जंक्शन को ब्रेक करने के लिए सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज चाहिए होता है, और जर्मेनियम के इस जंक्शन को ब्रेक करने के लिए 0.3 वोल्टेज चाहिए होता है। और इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे, यानी कि पी एन है तो आप पॉजिटिव पी जो है ना इनपुट पे देंगे पॉजिटिव सप्लाई, और एन से आप नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, और इसको बायसिंग कहते हैं। किसी भी सोर्स को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ कनेक्ट करने को बायसिंग कहते हैं। और अगर पॉजिटिव या फॉरवर्ड बायसिंग हो तो कंडक्ट करता है। अगर डिजायर्ड जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या वो जो बैरियर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दिया जाए, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3। याद करने का तरीका S for 7 एंड G3 जो हम यहाँ पर यूज होती है पाकिस्तान में G3,
जो है ना डिफरेंट उसमें यूज होती है। तो याद करने का तरीका S7G3, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड में कंडक्ट करता है, रिवर्स में ब्लॉक करता है। फॉरवर्ड में कंडक्ट करने का क्या रीजन है कि जो पोटेंशियल बैरियर बनता है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है और वो एज अ कंडक्टर या फिर एज अ कंडक्शन वहां से होना स्टार्ट कर देती है। और रिवर्स बायसिंग में उसका वो बैरियर बढ़ जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि पूरी हिंड्रेंस शो करता है करंट के सामने और कोई इलेक्ट्रॉन या होल्स वहां से फ्लो नहीं कर सकते। एज अ ब्लॉकेज यूज होता है नेगेटिव सप्लाई पे। तो आप एक डायोड को एज अ हाफ रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं, यानी कि एक ही हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा। यानी आप इनपुट में एसी पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल देंगे तो आउटपुट में आपको रेक्टिफाइड हाफ वेव या एक साइकिल मिलेगा। जबकि आप मिनिमम 2 डायोड यूज करेंगे तो आपको इनपुट पे अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल देंगे तो पॉजिटिव आउटपुट पे आपको 2 पॉजिटिव साइकिल्स वो देगा कंडक्ट करके, ड्यू टू इट्स जो है ना कंस्ट्रक्शन वो कनेक्टेड इस तरह से होता है कि दोनों साइकिल्स वो कंडक्ट करता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स पावर फैक्टर ऑफ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड इज 0। पावर फैक्टर एट नो लोड इसका 0 होता है। विच टाइप ऑफ चार्ज इज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर इंटायरली। अगर हम पूरे सर्किट को देखें, पूरे मटेरियल को देख लें, इंटायरली अगर देख लें सेमीकंडक्टर को, तो चाहे वो एन टाइप हो चाहे वो पी टाइप हो वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन आप अगर इंटायरली नहीं इंटरनली देख लें तो एन टाइप जो है ना वो नेगेटिव होता है और पी टाइप पॉजिटिव होता है जब आप उसकी मेजॉरिटी कैरियर की बात करते हैं। फॉर्म फैक्टर ऑफ डीसी सप्लाई इज 1 एंड फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इट इज द रेशो ऑफ RMS टू एवरेज, आई थिंक सो। कोई बता सकता है? RMS to DC सर, DC वही वोल्टेज। RMS टू DC, तो AC में कौन सा DC होता है? सर वो एक रिपल इफेक्टर होता है ना। हाँ अच्छा, चले RMS, जैसे आपने बताया RMS टू DC, हम अगर वो ले लेते हैं तो फॉर्म फैक्टर जो है ना किसी भी DC सप्लाई का 1 होता है और AC सप्लाई का कितना होता है, कोई बता दे? सर अगर RMS ले लें तो फिर वो भी 1 हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये इस तरह से है ना, DC सप्लाई का तो 1 होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग नेचर नहीं होता ना। लेकिन AC सप्लाई का 1.1 होता है फॉर्म फैक्टर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई मुझे बता दे उसका फॉर्मूला अगर किसी को याद हो। अच्छा, AC अप्लाई फॉर्म फैक्टर। हाँ, फॉर्म फैक्टर जो हम स्पेशली ये जो वोल्टेजेस हम डिफाइन करते हैं ना कि भाई 11 kV है, 33 kV है, 22 kV है, 66 kV है, ये इस फॉर्म में क्यों है, इस मल्टीपल फैक्टर में क्यों है? 10 kV क्यों नहीं ले रहे हम, 20 kV क्यों नहीं ले रहे, 30 kV क्यों नहीं ले रहे, 60 kV क्यों नहीं ले रहे? इसके पीछे रीजन यही है कि AC का जब आप फॉर्म फैक्टर लेते हैं ना तो वो 1.1 में मिलता है और 1.1 आप किसी भी वोल्टेज लेवल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेट सपोज आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1.1 को तो आपको 11 देगा। जब आप इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 22 देगा। जब आप इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 देगा। जब आप इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1.1 के हिसाब से आपको 66 देगा। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। Which of the following statement is incorrect? As temperature rises, the sag in transmission line reduces. टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर एक्सपेंड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है? टेम्परेचर बढ़ने से। सर एक्सपैंड होता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर एक्सपेंड होता है क्योंकि मटेरियल फैल जाता है, एक्सटेंड होता है। ये इसी तरह से जैसे ट्रेन जब अपनी पटरियों में से गुजर रही होती है तो वो पटरियां थोड़ी देर बाद आप फील करेंगे कि अपने नॉर्मल हालत से फैल जाती है। या कोई भी आप लोहे का हथौड़ा लेकर किसी और लोहे वाली चीज के ऊपर आप जब उसको हिट करेंगे, एक टेम्परेचर क्रिएट होगा, उस हिट करने की वजह से उसके अंदर एक हीट ट्रांसफर होगी और उससे वो एक्सपेंड हो जाएगा। लेट सपोज अगर आप कोई भी लोहा बाहर आप रख देते हैं गर्मियों में तो आपको उसका जो है ना लेंथ थोड़ा सा
ज्यादा मिलती है, उसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल पोजीशन या नॉर्मल शेप। वो इसलिए कि टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी लेंथ, उसका एरिया बढ़ जाता है। और टेम्परेचर जैसे ही लो हो जाता है तो वो कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाता है वो एक्सपेंड होने के बजाय डी एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट। तो सेक की बात हो रही है। सेक क्या होता है? कंडक्टर का जो है ना, अगर एक्सपेंशन बढ़ जाएगी, जस्ट मिनट, सॉरी थोड़ा सा गले का इशू है आज। अगर कंडक्टर की मैं बात करूं, कंडक्टर में एक्सपेंशन अगर बढ़ जाती है तो उसका सेग बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा और उसका वेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो नीचे आ जाएगा। और तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या सवाल है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है? नंबर ए को देखते हैं। टेम्परेचर राइजेस द टेंशन इन लाइन डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेंशन लाइन की कम हो जाएगी। नहीं, टेंशन लाइन की कम हो जाएगी, ये तो करेक्ट है ना, क्योंकि वेट बढ़ेगा उसका तो वो नीचे आएगा डाउनवर्ड। और टेंशन क्या होती है कि भाई कोई कंडक्टर खींच के तो नहीं खड़ा हुआ, किसी ने दो पोल्स पर उसको टाइटली तो बाउंड नहीं किया हुआ, ये उसकी टेंशन होती है, उसकी फोर्स होती है, उसमें तो फोर्स कम हो जाएगी। तो टेंशन डिक्रीज होने का मतलब ये है कि वो करेक्ट है। तो वो करेक्ट है, इसका मतलब ये है कि हम अब इनकरेक्ट को ढूंढ रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। आप बी की तरफ मूव करते हैं। टेम्परेचर राइजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे इन ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो सैग है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या रिड्यूस होता है या बढ़ जाता है? बढ़ मतलब जाता है। एक्सपेंड सैग, सैग एक्सटेंड का हो जाता फॉर्मूला बता दो ना, उसी में ही इसका जवाब मौजूद है ना। सैग के फॉर्मूले से क्या बनता WL² / 8T। है? WL² मतलब लेंथ के स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैग। तो यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है इसकी, ठीक है, एक्सपेंशन हो रही है टेम्परेचर बढ़ने से, तो इसका सैग रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, क्योंकि सेग और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इस ऑप्शन को जरा करेक्ट कर लीजिएगा कि सेग एंड ट्रांसमिशन लाइन विल इंक्रीज। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ मूव करते हैं। सेग का आई थिंक सो फॉर्मूला समझ आ गया, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और सेग होता क्या है ये भी समझ आ गई। दो पोल्स के दरमियान जो कंडक्टर एक शेप बना के रखता है उसको हम सेग कहते हैं, कि वो अपने कनेक्शन पॉइंट से ग्राउंड की तरफ कितना नीचे है, कनेक्शन पॉइंट से कितना कंडक्टर नीचे है जहां पर वो पोल्स पर कनेक्ट हो रहा है। तो वो डिस्टेंस जो बीच वाला होता है ना, जहाँ पॉइंट ऑफ कनेक्शन है और जहाँ कंडक्टर ओरिजिनल कैरी हो रहा है, वहां तक का जो डिस्टेंस है वो सेक कहलाता है, एस। 157, three equal resistors connected in series with a source of EMF together dissipate 10 watt of power each. What will be the power dissipated if the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF? एक फॉर्मूला है, इसमें हम जो यूज करते हैं, कोई बता दे अगर किसी को याद है। सर मेरे पैरेलल में पावर ऐड होता है और सीरीज में हम्म। पावर होता है, फिर मल्टीप्लाई होके वो कम हो जाता है। सीरीज में कम हो जाता है, पैरेलल में क्योंकि उनकी रेटिंग्स जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा पावर कैरी करेगा तो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर सारे रेजिस्टर्स इक्वल हैं, इट मीन्स कि इनकी रेटिंग्स भी वाटेज में इक्वल है। तो सीरीज में जो तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे वो 10 वॉट, हर रेजिस्टर 10 वॉट दे रहा था। तो उन्हीं रेजिस्टर्स को जब तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, P power in parallel equals to number of resistors connected का स्क्वायर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं पावर इन सीरीज के साथ। अब सो यहाँ तक कुछ क्लियर होगा आपको। तो एक रेजिस्टर जब 10 वॉट डिसिपेट कर रहा है तो तीन रेजिस्टर 30 वॉट डिसिपेट करेंगे। तो और रेजिस्टर्स भी तीन कनेक्टेड हैं, जब एन का आप स्क्वायर लेंगे यानी थ्री का स्क्वायर, तो थ्री थ्री 9, और सॉरी 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 वो
पावर वाटेज सबकी सेम है तो 10 वाट होगा। जब आप 3 का 9 लेंगे स्क्वायर और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पैरेलल में उसका वाटेज आ जाएगा विच इज 90 वाट। अगर आपको पैरेलल का वाटेज दिया जाए 90 वाट एंड बोला जाए कि सेम कनेक्टेड रेजिस्टर्स जो है ना आप सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आप बताओ इसका पावर क्या होगा सीरीज में। लेट सपोज अगर मैं 90 वैल्यू को मैं 100 कर देता हूँ और रेजिस्टर्स को मैं 3 के बजाय 4 कर देता हूँ, तो आप इसका आंसर बताओ। पहले पहले पैरेलल में 100 वाट दे रहा था, 4 रेजिस्टर्स थे, और आप सीरीज में कितना देंगे, यही 4 रेजिस्टर्स। अच्छा, इसका रिवर्स फॉर्मूला यूज कर लेना आप कि पावर इन सीरीज इक्वल्स टू पावर इन पैरेलल। हाँ, पावर इन पैरेलल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, वो है 4, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। ऊपर आपके पास क्या था, 100 वाट था जो पैरेलल में था, 100 डिवाइड बाय 16। बिल्कुल आपने सही बताया इसका आंसर। जब इसको आप डेसिमल पॉइंट्स में सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। रजिस्टर की बात कर लूं, क्योंकि रजिस्टर के ऊपर टॉपिक आया तो थोड़ा सा मैं रजिस्टर पे बात कर लेता हूँ कि किसी भी सर्किट के अंदर जो है ना वो उसकी हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉन्स के सामने फ्लो करने के लिए जो हिंड्रेंस होती है उसको रेजिस्टर बोलते हैं या रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। यहाँ पर R रेजिस्टेंस है, रो जो है ना उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है किसी मटेरियल की, एंड एल उसकी कंडक्टर की या मटेरियल की लेंथ है, एंड एरिया जो रेसिप्रोकल में है वो उसका एरिया है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जितना एरिया बढ़ेगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी और जितना एरिया घटेगा उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड रो वो उसकी जो है ना रेजिस्टिविटी होती है, जैसे कॉपर की अपनी रेजिस्टिविटी है, और किसी इंसुलेटर की, लेट सपोज टंगस्टन वायर ले लेता हूँ, उसकी अपनी रेजिस्टिविटी है। तो ये मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। अगर आर की मैं यूनिट की बात कर लूँ तो ओहम होता है, और अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात कर लूँ तो उसका यूनिट होता है ओहम पर मीटर, ओहम मीटर, सॉरी ओहम इनटू मीटर। क्योंकि आप इसको सॉल्व करने के लिए आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए वाला ही फॉर्मूला लेकर सॉल्व करेंगे। आर ओहम है, ए जाकर मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर और एल जाके डिवाइड होगा, तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर जब आप कैंसिल करेंगे तो ओहम मीटर इसका आंसर होगा। और इसके अलावा रजिस्टर के बारे में बता दूं, सीरीज में करंट सेम रहता है और रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको हम ऐड करते हैं। और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को ऐड करने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेट सपोज अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो वो डबल हो जाएगी रेजिस्टेंस। और अगर यही रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दी हुई है इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो वो हाफ हो जाएंगी, क्योंकि R डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, आप इस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R, क्योंकि आप दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है, प्लस 1/R। तो जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, और रेसिप्रोकल लेंगे तो R डिवाइडेड बाय 2 आएगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में अगर वो सेम है तो उतने ही से उसको डिवाइड करना है। लेट सपोज दो रेजिस्टर्स सेम है पैरेलल में, तो R डिवाइडेड बाय 2। और अगर 4 रेजिस्टेंसेस सेम है पैरेलल में तो R डिवाइडेड बाय 4। अगर 8 तो R डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड are connected in parallel, then the formula is R equivalent to is equals to R divided by n। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और अगर सेम वैल्यूज ना हो, लेट सपोज दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं जिनकी वैल्यू सेम नहीं है, एक की वैल्यू 5 है दूसरे की 10 ओम है, तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला सिंपल है। अगर दो हैं तो दोनों का ऊपर मल्टीप्लीकेशन लो और नीचे उनका समीशन लो, और दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। या फिर सिंपल फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R इक्वलेंट। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और इसका दूसरा बड़ा मेथड इजीली सॉल्व करने का ये है, लेट सपोज एक की रेजिस्टेंस 5 ओम है दूसरे की 10 ओम है, तो आप ऐसे करें, आप
100 की एफिशिएंसी लेकर इनको सॉल्व करें, यानी 5 ओम वाले रजिस्टर को या इस मैग्नीट्यूड को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 100 है। लेट्स सपोज 5 इंटू 20 आंसर आएगा 100। तो मैं इस 20 को डिनोमिनेटर में जाके रखूंगा, फिर 10 ओम वाला रजिस्टर लूंगा, 10 ओम वाले रजिस्टर को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि आंसर 100 आ जाए, क्योंकि एफिशिएंसी हम 100 ले रहे हैं। तो 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। तो मैं इस 10 को जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वो वहां जाकर उस डिनोमिनेटर के साथ, जहां पर पहले 20 लिखा था, 20 प्लस 10 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 30 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी हमने 100 ली थी, वो एफिशिएंसी हम 100 ऊपर रख लेंगे न्यूमिनेटर में। 100 को 30 से डिवाइड कर दो, जो आपके पास आंसर आएगा वो 5 और 10 के पैरेलल कनेक्शन का आंसर आएगा। इसी तरह से मल्टीपल रजिस्टर्स अगर डिफरेंट वैल्यूज के पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आप सेम फॉर्मूले से यूज करके 100 वाली एफिशिएंसी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं 3 डिफरेंट रजिस्टर्स लेकर आपको एक बार दोबारा सॉल्व करके बताता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिफरेंट रजिस्टर्स मैं एक लेता हूँ 5 ओम का रजिस्टर, दूसरा 10 ओम का, तीसरा 20 ओम का। अब तीनों को मैंने कनेक्ट किया है पैरेलल में। अब मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करने जा रहा हूँ, काइंडली सब अवेयर रहिएगा एंड अटेंटिव रहिएगा, ठीक है। मैंने 100 सबसे ऊपर रखा एंड मैंने न्यूमरेटर में 100 रख के एक लाइन लगा दी, और नीचे मैं अब लिखने जा रहा हूँ वो इक्वलेंसी जिनके साथ मल्टीप्लाई करके मुझे 100 मिलेगा हर रजिस्टर का, ठीक है। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 जाके वहां मैं नीचे रखूंगा न्यूमरेटर में, प्लस में फिर मैं जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 10 को जाकर मैं डिनोमिनेटर